आमतौर पर लैंग्वेज की डेफिनेशन की जाती है वो यही होती है कि आप मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी समझ आ रही है, आप बात कर रहे हैं, मुझे आपकी समझ आ रही है। इट मीन्स कि जब हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ आने लग पड़े उसको हम कहते हैं कि हम किसी जुबान में बात कर रहे हैं। दैट इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। अब कोई भी लैंग्वेज होती है ना, वो अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स, कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, रूल्स, सिंटैक्स, इन सब का ना ये कम्बिनेशन होती है लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है, अब इंग्लिश है, ये किसी ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करती है, इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह के इसके फिर आगे सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि ये रूल्स होते हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। आप किसी भी रूल को फॉलो नहीं करोगे उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एरर आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आती है जी कंप्यूटर लैंग्वेज। ये क्या चीज़ होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज होती है किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट। जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज में काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। अब उसके बाद आता है जी इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ये जस्ट आपने चीज़ें सारी की सारी पढ़ी हुई हैं, नहीं भी पढ़ी हुई फिर भी आप उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। ये इसलिए करवा रहा हूँ कि आगे जो टॉपिक्स हैं ना वो इनके साथ रिलेट हैं, वो वन बाय वन एक स्टेप बनते जाएंगे, हम उनमें फिर इजीली काम करते जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे हाई लेवल, लो लेवल, इस तरह की टाइप्स की बात करूँ। ये 3 तरह की होती है। नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेज, नंबर 2 मिडिल लेवल, नंबर 3 हाई लेवल। ठीक है, अब ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ना आपको पता चल जाए ये क्या चीज़ है। जो लो लेवल होती है ऐसी लैंग्वेज होती है विच इज़ वेरी क्लोजर टू मशीन इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। दैट इज ऐसी जुबान जो बिल्कुल कंप्यूटर के नियर बाई होती है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में काम करना ह्यूमन के बस की बात नहीं होती। अगर आपने लो लेवल लैंग्वेज में काम करना है तो उसके लिए आपको ना असेंबली लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, और आजकल के दौर में असेंबली लैंग्वेज ना किसी को आती है, ना ही कोई सीखता है, ना इसमें किसी का इंटरेस्ट होता है। इट मीन्स कि ये जो सी लैंग्वेज है ना, इसमें काम करना इंतहाई मुश्किल होता है, राइट। अब उसके बाद आती है मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो क्लोजर टू ह्यूमन एज वेल एज क्लोजर टू मशीन होती है। ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज आई थी मिडल लेवल, दैट इज कॉल्ड सी लैंग्वेज। आप सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं, इससे जो नीचे वाली लैंग्वेज थी वो सी प्रोग्रामिंग थी। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस बोथ आर सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सी प्लस प्लस भी जो सी ये भी मिडल लेवल में आती है, क्योंकि ये आपको हार्डवेयर के भी बड़े रिलेट कर देती है। आप उसमें भी इजीली बैठकर सी प्लस प्लस में हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसको इसमें आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाती है, इसलिए इसको इस कैटेगरी से निकाल कर इन्होंने हाई लेवल में डाल दिया होगा, राइट। मिडिल लेवल लैंग्वेज की समझ आई? ऐसी लैंग्वेज जो हमारे इंसान के भी ज़्यादा करीब हो और कंप्यूटर के भी ज़्यादा करीब हो, उसको हम कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब उसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के करीब तरीन हो उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी आप काम करते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं, इंग्लिश के कुछ आप सिंटैक्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये आपको पता है, कंप्यूटर को नहीं पता है, लेकिन आपने जो चीज़ खुद टाइप की है, जो चीज़ आपने कोड लिखा हुआ है, वो अब आपने अपना कोड बताना होता है कंप्यूटर को कि मैंने ये काम किया और इसके अकॉर्डिंगली मुझे आउटपुट जनरेट करो। आपके कोड को कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं जानता कि आपने क्या लिखा है। अब उसके लिए ना आपके लिखे गए कोड को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में एक मिडल की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटर। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपने कभी चाइनीज़ को देखा हो ना, तो वो अपनी लैंग्वेज की जो यूज़ करते हैं ना वो चाइनीज़ में तकरीर करते हैं, लेकिन साथ में उनका ट्रांसलेटर होता है जो चाइनीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, वो तीसरे बंदे को समझ आती है। और फिर जो तीसरा बंदा होता है, जब उसने उस बात का रिप्लाई देना होता है, वो इंग्लिश में देता है, और जो ट्रांसलेटर होता है वो इंग्लिश को चाइनीज़ में कन्वर्ट करके आगे उसको चाइनीज़ में जवाब दे देता है। यानी कि चाइनीज़ और इंग्लिश वाला जो मैन होता है वो दोनों आपस में बैठ कर विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं।
अब सिमिलरली ये जो हाई लेवल लैंग्वेज की मैंने बात की कि आप कोड लिखते हो हाई लेवल में, आपने बताना है कि जी मैंने जो कोड लिखा है उसको मशीन में कन्वर्ट करो, उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटर, राइट। यहाँ तक समझ आ रही है मेरी? ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वन इज कॉल्ड इंटरप्रेटर एंड वन इज कॉल्ड कंपाइलर। आप क्योंकि काम करते हैं, आपने जब भी अपना कोड C++ में लिखा होगा, आप उसको कोड लिखने के बाद रन करते हैं और हमेशा आपको यही कहा जाता है कि आप अपने कोड को कंपाइल करो, कंपाइल करो, कंपाइल करो। मींस इसमें जो ट्रांसलेटर होता है ना वो कंपाइलर होता है, और जो इंटरप्रेटर होता है ना वो भी किसी दौर में यूज होता था, लेकिन अब ये C++ के साथ में यूज होता, दूसरी लैंग्वेज में ये यूज होता है अभी भी। अब मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। टेक्निकली डिफरेंस तो ये होता है कि काम तो दोनों एक ही कर रहे होते हैं। इंटरप्रेटर ने भी आपके कोड को उठाकर मशीन के करीब बता देना है कि भाई ये बंदा ये कह रहा है, कंपाइलर ने भी यही कहना है कि जी जिस बंदे के हाई लेवल कोड में काम किया है उसका ये मतलब ये है। लेकिन दोनों में फर्क कहाँ पे आता है? फर्क इधर आता है कि जो इंटरप्रेटर होता है ना, ये आपके कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। सपोज दैट आपने अपना कोड लिखा, उसकी 100 लाइन्स है, आपने इंटरप्रेटर के जरिए अपने कोड को कंपाइल करना स्टार्ट किया और 90 लाइन पे जाकर ना, यानी कि 92 लाइन पे जाके एरर आ गया, वहीं पे जाकर ना एग्जीक्यूशन सारी की सारी स्टॉप हो जाएगी। क्लियर हो गया जी? एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी, जो नीचे 8 लाइनें हैं ना वो कंपाइल नहीं होगी, वो वहाँ पे रुक जाएगा। एरर आ गया, उसने आपको कहना कि जी इस लाइन में एरर है, आप इस एरर को पहले रिमूव करो। आपने एरर को रिमूव किया, देन फ्रॉम वेरी फर्स्ट लाइन उसने दोबारा से उसको ना कंपाइल करना स्टार्ट किया, उसको कन्वर्जन उसकी स्टार्ट की, ठीक है। वो दोबारा से गया, आगे जाकर उसको एरर 99 लाइन पर दोबारा से मिल गया, उसने फिर वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दी, उसने आपको कहा कि एरर रिमूव करो। जब एरर रिमूव किया फिर उसने वेरी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया। यानी कि इंटरप्रेटर जो सा है ये आपके कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है, जैसे ही जिस लाइन पे एरर मिलना है उसने एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देनी है। जब तक आप इस एरर को रिमूव नहीं करोगे वो नेक्स्ट प्रोसीजर नहीं करेगा। ये हो गया जी इंटरप्रेटर। अब उसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करता है जी? कंपाइलर ये काम करता है कि आपने जो कोड लिखा होता है ना उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। टेक्निकली कोड का नाम सोर्स कोड होता है, यानी कि वो आपके कोड को उठाता है, एक ही दफ़ा कंपाइल करता है। उसमें 6 एरर हैं या 16 एरर हैं, ये एरर नहीं है, एक ही दफ़ा वो कंपाइल करेगा। जितने एरर होंगे वो आपको एकदम से बता देगा अभी इसमें इतने एरर हैं, आप अपने एरर्स को रिमूव करते हो, उसके बाद आपका कोड जो है ना वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस आया, दैट इज के C++ के लिए कंपाइलर बेस्ट है, और जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं जैसे C#, इनमें इंटरप्रेटर जो है ये ज़्यादा बेस्ट होता है। दोनों के अपने अपने जहाँ पे बेनिफिट्स हैं वहाँ पर इन दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन क्योंकि हमें कंपाइलर में ज़्यादा एडवांटेज नजर आता है, एक ही दफ़ा हम अपने 5000 लाइन का कोड कंपाइल करते हैं वो हमें एरर बता देते हैं, इसलिए हम कंपाइलर को फिर यूज़ करते हैं C++ में। ठीक है, अभी मैंने आपको जितनी ये थ्योरी बताई है इसमें सिर्फ 2 काम की बातें मिली हैं। एक तो हमें पता चल गया कि एक हम जो कोड लिखते हैं ना दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। देन सोर्स कोड को कंप्यूटर के कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, वन इज कॉल्ड कंपाइलर, सेकंड वन इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। ये 2 काम की बातें हमें पता चली हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ टेक्निकली वर्ड्स हैं, जैसे मैंने अभी सोर्स कोड का नाम यूज किया है, सोर्स कोड के बाद फिर मैंने आपको बताया जी कंपाइलर, वो मैंने आपको उसका बता दिया, फिर मैंने लिखा इंटरप्रेटर, वो भी मैंने आपको बता दिया। देन आप जब कंपाइलर आपका प्रोग्राम कंपाइल कर लेता है ना, उसके बाद जो एक नया कोड जनरेट होता है ना उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। शायद आपको पता हो, यहाँ तक आपने स्टोरी सुनी होगी जी कि कंपाइलर का आपके कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है भाई, ये मैंने वैसे छोटा सा कोड लिखा, इसकी सिर्फ ये कि आपको समझाने लगा हूँ कि अब ये है क्या। ये है जी। ठीक है, आपने अपना कोड लिखा, आपने उसको कंपाइल किया, एरर फ्री आ गया, आपके सामने ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना, यानी कि आउटपुट विंडो आपके सामने खुल के आ गई। आप खुश हो जाए तो जी मैंने कोड लिखा, मेरा चल गया, मेरी आउटपुट आ गई, इट्स ओके फाइन। लेकिन आपको ये पता कि आपका कोड किन किन मरहलों से गुजर के आया है, बैक एंड पे क्या काम हुए हैं। आप जैसे ही कंट्रोल F9 करते हो ना तो आपको मेरा लगे विदिन 2 या हार्डली 1 सेकंड में आपके सामने आउटपुट स्क्रीन नज़र आ गई होती है, आपको आउटपुट नज़र आ रही होती है। अब उस 1 सेकंड में वो किन मरहलों से गुजर के आ रहा होता है, ये जो कोड लिखा होता है ना, आप जो भी अपनी कोडिंग करते हो दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड, दैट इज़
प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ये सोर्स कोड की डेफिनेशन है, ये साथ साथ बेशक नोट करते रहें, या बाद में फिर ये कि आपको वीडियो सुननी पड़ेगी, देन आपको जाके पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं जी। ठीक है, अब सोर्स कोड के बाद हमने उसको कंट्रोल F9 किया, दैट इज हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया। अब कंपाइल क्या करते हैं जी, कंपाइलर क्या कहते हैं जी, ट्रांसलेटर है विच कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। हमारे लिखे गए कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब नई चीज़ मिल गई जी कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड का मैंने बताया कि वो कोड होता है जो नियर टू मशीन होता है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर है जी, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब चलते हैं जी, इधर आ जाओ। ये मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया था, ये आपका सोर्स कोड है, इसको आपने कंपाइल किया, ये आपका ऑब्जेक्ट कोड बन गया। और मोस्टली आपको ना यहाँ तक ही पता होगा ऑब्जेक्ट कोड तक ही, कि आपने सोर्स कोड लिखते हो, कंपाइल करते हो, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, बात यहाँ तक खत्म हो जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन के बाद क्या होता है, आपका कोड जैसे ही ऑब्जेक्ट कोड बनता है ना, ऑब्जेक्ट कोड आगे लिंकर के पास चला जाता है। ये प्रोसीजर ऑटोमेटिकली बैक एंड पे चल रहे होते हैं, आप कुछ भी नहीं करते। ठीक है, लिंकर के पास जाता है ना, वो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, एक्जी फाइल इसकी बन जाती है। एक्जी फाइल जब बनती है ना, तो यही फाइल ऑटोमेटिकली लोडर के पास चली जाती है। लोडर जो सा जी इस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है, और साथ ही आपके सामने ये आउटपुट स्क्रीन जो सी है ना, ये डिस्प्ले होके आ जाती है, जहाँ पे आपकी सारी की सारी आउटपुट चल रही होती है। अब इसमें मैंने एक ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, सोर्स कोड। व्हाट इज सोर्स कोड? कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या चीज़ होता है जी, कोड नियर टू मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। अब व्हाट इज लिंकर एंड व्हाट इज एक्जी फाइल? लिंकर क्या होता है? लिंकर ये बेसिकली ये कह लें कि एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लिंकर इट कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। ठीक है, ये एक्जी फाइल में इसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लोडर के पास आता है, एंड व्हाट इज लोडर? इट लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी एंड डिस्प्ले इट। राइट, आपने जैसे ही अपने कोड को कंपाइल प्लस रन करते हैं, उसके बैकएंड पे ये सारे प्रोसीजर चल रहे होते हैं, और आपको ये सिंपल एक ब्लैक से विंडो नजर आ रही होती है, जिसके अंदर आप अपनी आउटपुट को देख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देख लें कि इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी पूछें। अब इसके नीचे मैंने ये चीज़ें लिखनी हुई हैं। सोर्स कोड, प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, ऑब्जेक्ट कोड नियर टू मशीन लेवल लैंग्वेज, लिंकर कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। एक्जी फाइल क्या होती है? आप हमेशा जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, हमेशा एक्जी फाइल को ही आप रन करते हो। एक्जी फाइल की क्या डेफिनेशन है? विच अकर्स एज एन आउटपुट फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑन दी आउटपुट। उसके बाद आता है जी लोडर, इट लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी। 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 पॉइंट थे आज के लेक्चर के, जो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। यहाँ तक आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड तक ही पता होता है कि सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद लिंकर इन्वॉल्व होता है, देन उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल, देन उसके बाद लोडर। ये 3 चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं, वो आप उनको ना बाद में बेशक सुनने के बाद नोट डाउन कर लीजिएगा और लाजमी कीजिएगा।